फ्रेंड्स, टीकी स्टडी क्लासेस से मैं तेज कंठ शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम एशियन हिस्ट्री के अंदर एक मज़ेदार टॉपिक के साथ हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत में मगध, यानी कि मगध का उत्कृष्ट। देखिए, मगध को स्टेब्लिश करने में जिन राजवंशों ने अपना योगदान दिया उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हर्यक वंश की। और हर्यक वंश में जितने भी जो शासक हुए हैं, जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, और इसके बाद में आपका उदयन है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में जो शिशुनाग वंश यानी कि कालाशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में जिसका लास्ट वंश था नंद वंश, और नंद वंश के अंदर महापद्मनंद जो सर्वशक्तिशाली मगध शासकों में सबसे सर्वशक्तिशाली पावरफुल शासक बना। इसके बाद में इसका लास्ट जो शासक था घनानंद के बारे में बात करेंगे। और घनानंद की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि भारत पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, जिसको हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के योगदान से। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक मगध का उत्कर्ष। देखिए, मगध राज्य का विस्तार वर्तमान में बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित यानी कि पटना और गया जिले में था। इसके उत्तर में पश्चिम यानी उत्तर से पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदियां थी। देखिए, हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जो भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में बहुत डिटेल से हम अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, दक्षिण में क्या है इसके मगध के? विंध्याचल पर्वतमाला यानी, और पूर्व में चंपा नदी है। देखिए, आप इसको देखिए, जो डायग्राम मैंने बनाया है बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डायग्राम बनाया है। इसमें देखिए आप कि ये देखिए, ये आपकी गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी की जो दो सहायक नदियां हैं, एक तो सोन नदी है, ठीक है जी, और एक है आपकी चंपा नदी। ठीक है, और ये आपका विंध्यन पर्वतमाला है यानी माउंटेन है ये, और ये जो बीच में है ये मगध है। ठीक है, यानी कि गंगा और सोन नदी के द्वार स्थित मगध है। बहुत ही ये पावरफुल ये जो महाजनपद है, क्योंकि इसने सभी जो 15 महाजनपद उसने अपने में क्या कर लिया? विलीन कर लिया था, क्योंकि ये पावरफुल था। यहाँ की जो सेना थी बहुत ही पावरफुल थी, क्योंकि यहाँ की जो शासक हुए जैसे अजातशत्रु है, बिंबिसार है, उदयन है, महापद्मनंद है, घनानंद, ये बहुत ही पावरफुल शासक हुए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छी तरह से डिटेल से अपन अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हमारी जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी आपको पता है, यानी कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से ये निकलती है। सबसे पहले ये नदी क्या करती है? दो धाराओं में निकलती है। जैसे एक धारा का नाम है गंगोत्री और एक धारा का नाम है सतोपत। ठीक है, और गंगोत्री जब इस धारा से निकलती है तो उसका नाम भागीरथी पड़ता है। फिर सतोपत भी क्या है? दो धाराओं से निकलती है। एक तो है धौली गंगा, और एक होती है आपकी विष्णु गंगा नदी। ठीक है, ये दोनों जब आके मिलती है तो यहाँ पर ये कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग मिलती है, और इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा नदी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फिर ये क्या है कि दक्षिण की तरफ बहती है, फिर कर्ण प्रयाग के अंदर इसमें पिंडार नदी आके मिलती है, और फिर ये दक्षिण और बहती है, फिर रुद्र प्रयाग में इसके महा मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है, और फिर बाद में देव प्रयाग में, कहने का मतलब है आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, तब इस देव प्रयाग में इस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। ठीक है, तो ये हमारी गंगा नदी है। इसकी जो सहायक नदी सोन नदी। देखिए, सोन नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए फ्रेंड्स, सोन नदी है, ये सोन नदी जो अमरकंटक की जो चोटी है यानी कि मैकाल की पहाड़ी के अंदर अमरकंटक चोटी से निकलकर जो पटना के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब ये गंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपकी क्या हो गई? गंगा नदी हो गई। ठीक है जी, इसके पश्चात ये आपकी हो गई सोन नदी। ठीक है, सोन नदी के पश्चात पश्चिम के अंदर एक और नदी है, उसका नाम है आपकी चंपा नदी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके पश्चात इसके बाद में इसके दक्षिण के अंदर एक पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम है क्या?
विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो विंध्याचल पर्वतमाला के जो बीच यानी कि इन तीन नदियों के दोआब, ये दो नदियों के दोआब में ये जो मध्य का जो भाग था इसको मगध कहा गया, क्योंकि ये बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि गंगा नदी से लाकर जो उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर बिछाई जाती, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मात्रा में खेती बाड़ी होती थी, तो इसीलिए ये मगध बहुत स्टेब्लिश्ड महाजनपद के रूप में स्टेब्लिश्ड हो गया था। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, मगध की सर्वप्रथम राजधानी राजगिर के निकट एक गिरिव्रज या राजगिर थी, यानी कि मगध की जो पहली जो राजधानी थी वो क्या थी, यानी कि गिरिव्रज थी। ठीक है, इसके मगध के उपनाम क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, मगध के उपनाम क्या क्या हैं। एक तो मगधपुर, ठीक है, यानी कि मगध के से इसका मगधपुर हुआ। एक बृहद्रथ नगपुर है, यानी कि यहाँ का शासक था बृहद्रथ, इसके नाम पर पड़ा। एक वसुमती, यानी कि वसुमती नाम की महिला थी, उसके नाम पर पड़ा। फिर एक कुशाग्रपुर था और एक बिंबिसार, क्योंकि हर एक वंश का जो शासक था बिंबिसार था। बिंबिसार का जो पुत्र हुआ था क्या, अजातशत्रु के पश्चात उदयन, यानी कि इनको पितृहंता के नाम से भी उनको इन शासकों को जाना जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि जो मगध है, मगध की जानकारी के क्या क्या प्रमाण मिलते हैं और कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। इसके पास दो या तीन इसके वीडियो आएंगे, बहुत ही मजेदार वीडियो रहेंगे, तो लगातार मेरे साथ बने और बड़े ध्यान से इसको पढ़िए और नोट्स भी बनाएगा। डियर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मगध है, इसका प्रमाण कहाँ क्या मिलता है। यानी कि हमारा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मगध का नाम किराट या किकट था, यानी कि ऋग्वेद में मगध का नाम क्या था, किकट या किराट नामक क्षेत्र का उल्लेख मिला है, जहाँ प्रमगंध, यानी कि प्रमगंध राजा शासन करता था, यानी कि प्रमगंध नाम का एक शासक राजा था, वहाँ पे ये शासन करता, इसीलिए किकट या किराट को क्या कहा गया, मगध कहा गया। तो डियर फ्रेंड समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, देखिए इसके पश्चात आपको पता है अथर्ववेद के अंदर एक प्रार्थना मिलती है, और प्रार्थना में क्या लिखा गया है मगध के बारे में, यह बीमारी मगध को हो जाए, यानी कि मगध के बारे में कहा गया है कि इतना जो मगध बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल जो साम्राज्य था, तो उसको एक ऐसी बीमारी लग जाए जिसके कारण ये पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो इसके बारे में अथर्ववेद में ये बातें कही गई। इसके पश्चात यजुर्वेद में भी मगध के जो भाट थे, यानी कि भाट शासक थे, उन भाटों का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो डियर फ्रेंड्स ये इसके प्रमाण मिलते हैं। इससे अगली बात अगर करें तो मगध के उत्कर्ष में आपको पता है कि चार जो वंश थे, यानी कि चार वंशों ने शासन किया था। इसमें हम वैसे सबसे जो पावरफुल जो वंश था, उस पावरफुल वंश में सबसे ज़्यादा पावरफुल था आपका एक हर्यक वंश था, एक नंद वंश था और एक शिशुनाग वंश था। ठीक है, तो इसमें लेकिन जो बृहद्रथ वंश था ये इतना पावरफुल नहीं था जितना हर्यक वंश और नंद वंश और शिशुनाग वंश था। तो सबसे पहले हम बात करें बृहद्रथ वंश की बात अपन करते हैं। देखिए, बृहद्रथ में बात अगर करें तो जैसे महाभारत या पुराणों में लिखा है कि मगध के प्राथमिक राजवंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, यानी कि बृहद्रथ वंश में एक बृहद्रथ नामक शासक हुए जिसने प्राथमिक रूप से इस मगध राजवंश की स्थापना की थी। देखिए, मगध का जो पहला राजा था वो बृहद्रथ था और अंतिम राजा भी बृहद्रथ था, यानी कि अंतिम राजा बृहद्रथ था, इसका भी नाम बृहद्रथ था। तो ध्यान दीजिएगा, वो दोनों अलग अलग हैं। तो पहला राजा बृहद्रथ और अंतिम राजा भी क्या था, बृहद्रथ। देखिए, बृहद्रथ के एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम जरासंध। देखिए, जरासंध की बात अगर करें तो जरासंध एक पराक्रमी राजा था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंत में उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होना पड़ा। तो ये आपको महाभारत में आप देखते हो कि जैसे जो जरासंध थे ये बहुत ही पराक्रमी शासक थे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण ने यानी कि भीम के निर्देशन पर भीम ने इस जरासंध की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, रामायण के अनुसार वसु ने सबसे पहले वसुमती या राजगिरी की स्थापना की। ठीक है, तो देखिए रामायण के अनुसार जो वसु है, वसु
ने सबसे पहले वसुमती या राजगिरी की स्थापना, यानी वसुमती का ये नाम क्या था, राजगिरी, इसकी स्थापना की थी। तो देख लीजिए आप, यानी कि इसमें बताया गया है, देखिए वसु का पुत्र बृहद्रथ और बृहद्रथ का पुत्र कौन था, जरासंध था। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए जरासंध बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय, बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, यानी कि बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। यानी कि पुराणों में इस वंश के राजाओं की सूची भी हमें मिलती है, यानी कि जो बृहद्रथ वंश के जो राजा हुए हैं उनको उनकी हमें जानकारी पुराणों के माध्यम से मिलती है। और बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक था रिपुंजय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे, यानी कि बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था रिपुंजय। देखिए रिपुंजय क्या था, और देखते हैं। देखिए यह एक कमजोर और अयोग्य राजा था, यानी कि रिपुंजय था कमजोर अयोग्य राजा था। अतः इसने मंत्री पुलिक ने इसकी हत्या कर अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया। यानी कि जो रिपुंजय था ये इतना पावरफुल शक्तिशाली राजा नहीं था जो अपने शत्रुओं का सामना कर सका। ठीक है, तो इसका एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था पुलिक। इस पुलिक ने क्या किया, इस रिपुंजय की क्या कर दी, हत्या कर दी, और इसके स्थान पर अपने जो पुत्र था पुलिक को उसने राजगद्दी पर बिठाया, यानी कि राजा बना दिया। तो इतिहास में इनकी जानकारी इतनी नहीं मिलती है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये हमारा जो टॉपिक है, यानी कि मगध के उत्कर्ष से लेकर हमने कुछ बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात हम एक वीडियो बनाएंगे हर्यक वंश के बारे में, फिर एक वीडियो और बनाएंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। तो इसके पश्चात अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा मौर्य वंश, और बहुत ही डिटेल से और मजेदार तरीके से हम आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसको पढ़ाने वाले। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे अगर आप मेरे से ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।